साथियों, चर्चा है भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने की। हमारी संसद में इन दिनों गतिरोध है और संसद का बजट सत्र फिलहाल बजट के डिस्कशन के दौर में था और आखिरी दिन तक चर्चा निकल आई कि उपराष्ट्रपति को हटाएंगे। उपराष्ट्रपति को क्यों हटाएंगे? भारत की संसद के दो सदन होते हैं, एक उच्च सदन और एक निचला सदन। उच्च सदन जिसे आप राज्यसभा कहते हैं, उस राज्यसभा के अंदर जो अध्यक्षता करते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में जगदीप धनखड़ हैं, जो पहले बंगाल के गवर्नर भी रह चुके हैं। वर्तमान में ये एनडीए के उम्मीदवार से उपराष्ट्रपति बने हैं, यानी एनडीए जो वर्तमान की सत्तारूढ़ पार्टी है, इन्होंने ही इन्हें उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंचाया था, चुनाव जिताकर उपराष्ट्रपति का। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इन्हें हटाने की बातें क्यों की जा रही हैं। विपक्ष का आरोप है कि आप पार्टी एजेंट के रूप में ज्यादा काम करते हैं, यानी कि आपकी पार्टी से जो कनेक्शन है बीजेपी से, आप उनके पक्ष में ज्यादा डिसीजन लेते हैं और अपोजिशन को बोलने नहीं देते। अपोजिशन के ऊपर परिवारवाद की टिप्पणियों को बढ़ावा देते हैं। ऐसे में बेहतर है कि आप जो है ना इस पद पर ही ना रहें। तो आज का सवाल इस बात पर है कि परिवारवाद का क्या मुद्दा है जो इस समय संसद के अंदर चर्चा का विषय बना, और दूसरा, क्या उपराष्ट्रपति को विपक्ष के चाहने पर हटाया जा सकता है? प्रक्रिया क्या होती है? और अगर हटाया नहीं जा सकता तो फिर विपक्ष इस बात को इतना ज्यादा कह ही क्यों रहा है जब हटा ही नहीं सकते? सारी बातें आज के सेशन में। और सबसे बड़ी जो बात आज के सेशन की है वो है परिवारवाद से कनेक्टेड बात। क्या है परिवारवाद की कहानी, जरूर बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि हेडलाइन है अपोजिशन विल मूविंग नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन अगेंस्ट जगदीप धनखड़ एज राज्यसभा सेशन एंड्स ऑन स्टॉर्मी नोट। कि साहब, राज्यसभा का सत्र तो खत्म हो गया, लेकिन अब हम इनको हटाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, भारत के अंदर संसद के दो सदनों में जो निचला सदन है, उस सदन में जिसका बहुमत होता है, यानी कि लोकसभा में जिसका बहुमत होता है, उसी की सरकार होती है। राज्यसभा के बहुमत से सरकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। हां, लेकिन बनी हुई सरकार अपने बिल पास करा पाएगी नहीं, इस बात पर राज्यसभा का असर पड़ता है। लेकिन फिर भी बजट हो या धन विधेयक, इस पर राज्यसभा का बहुत बड़ा से नहीं होता। इसलिए सरकार सामान्यतया राज्यसभा में कम संख्या में होते हुए भी सरकार चला ले जाती है। भारत की राज्यसभा में 245 सांसद हैं, जिनमें वर्तमान में 225 उपलब्ध हैं और उनमें से 113 जो हैं वो सत्ता पक्ष से हैं और 113 अगर विपक्ष के सबको मिला दिया जाए तो विपक्ष के पास निकल कर आते हैं। ऐसे में आंकड़ा बराबर का है तो राज्यसभा का नंबर गणित क्या उपराष्ट्रपति को हटाने में सहयोग दे सकता है? इसलिए बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि आफ्टर ऑल उपराष्ट्रपति को हटाना ही क्यों? मैं पहले ही क्रिया बता दूं कि उपराष्ट्रपति केवल राज्यसभा से नहीं, लोकसभा का भी उसमें से होता है, तब जाकर हटते हैं। इस बारे में और डिटेल में अंत तक पहुंचते पहुंचते चर्चा करेंगे। लेकिन यह सवाल कहां से निकल कर आया कि उपराष्ट्रपति को हटाने के बारे में विपक्ष चर्चाएं कर रहा है? ऐसा उपराष्ट्रपति ने क्या कर दिया जिसके कारण ये चर्चाएं हो रही हैं? चलिए विस्तार से सारी बातें बताते हैं। ये कहानी शुरू होती है वर्ष 2024 के इलेक्शन से। भारत की 18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनावों में चुनाव परिणाम निकले। एक तरफ प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी बनकर आए और वहीं राहुल गांधी एक अपोजिशन के लीडर के रूप में दुनिया के सामने निकल कर आए। दोनों में बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया यह हुआ कि सरकार बनाने वाली एनडीए गठबंधन और बीजेपी चुनाव जीत करके भी हारे के समान दिखाई दी, और वहीं दूसरी ओर अपोजिशन जो कि अपनी तरफ से सत्ता में फिर से वापसी नहीं कर पाया, लेकिन हार कर भी वो जीतने जैसा गर्व पाल कर चल रहा है। कहने का मतलब यह है कि बड़ा ही विचित्र स्थिति बनी कि सत्ता पक्ष जो इस समय है वो जीत कर भी हारे की अनुभूति में है और जो हार गए वो हार करके भी जीती हुई स्थिति में है। परिणाम क्या निकला? परिणाम यह निकला कि बात मुद्दों की हुई कि चुनाव में कौन सा मुद्दा हावी था, जिसके चलते मोदी सरकार फिर से रिपीट कर गई। मुद्दा हावी था राम मंदिर का, क्योंकि जनवरी में जब राम मंदिर की बात आई तो देश में पूरी भगवा लहर निकल कर आई। एक पल के लिए तो यह लगा कि राम मंदिर के कारण ही बीजेपी इस बार 400 पार कर जाएगी, और यही कारण था कि 400 पार का नारा भी दिया गया। लेकिन 400 पार के नारे को संविधान को तोड़ने तक के लिए जोड़ दिया गया कि अगर 400 जीत गए तो संविधान तोड़ देंगे, तो साहब संविधान बदल देंगे। इस कारण से फिर इनका वो नैरेटिव उल्टा पड़ गया। खैर, इन सभी नैरेटिव्स में तानाशाही भी एंट्री करी, संविधान भी एंट्री करा, राम जी भी एंट्री करे, सब करते कराते फाइनली सरकार तो बीजेपी बना गई अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के, लेकिन उसके बावजूद उस अयोध्या से जहां से राम मंदिर निकला वहां पर हार गई। यही कारण हुआ कि जब सदन बैठी तो प्रथम सीट पर अयोध्या से जीते हुए जो सांसद हैं
उन अवधेश कुमार को राजा अयोध्या कहकर के टेबल पर बिठाया गया। समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले को बड़ा अच्छे से लीड कर रही थी। यानी राम का मुद्दा जो जनवरी में था वो मई तक नहीं बरकरार रह पाया। ऐसे में बीजेपी की हार हुई। धर्म के मामले में बीजेपी की हार हुई तो जीतने, हालांकि हार कुछ क्षेत्रों में हुई, सरकार बनाने में बीजेपी कामयाब हुई, लेकिन उसके बावजूद भी अब धर्म का ज्ञान देने के लिए विपक्ष आगे निकल आया। जो विपक्ष पूरे चुनाव तक राम मंदिर के मामले पर चुप रहा, वो अपोजिशन में बैठ करके भी जीते हुए की अनुभूति लेते हुए अपनी चर्चाओं को बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से रखने लगा। जैसे राहुल गांधी जी का अभय मुद्रा पर ज्ञान देना कि कांग्रेस का मतलब ही है कि डरो मत, साथ में भगवान शिव का इस प्रकार से लेकर पोस्टर चले आना कि भगवान शिव भी यही कह रहे हैं कि डरो मत, और तो और भगवान पर चर्चा करते हुए राहुल गांधी जी चक्रव्यूह तक पहुंचा ले गए कि चक्रव्यूह और कुछ नहीं अपितु पद्मव्यूह है। पद्मव्यूह का मतलब है यानी कि कमल का, पद्म का मतलब होता है कमल और कमल का व्यू है। और इस तरह से धर्म जो है ना, धर्ममयी संसद हो गई हमारी, जो संभवतया अगर बीजेपी लैंडस्लाइड विक्ट्री लेकर आती तो भी ना होती। इतना राहुल गांधी जी ने धर्म की शिक्षा इस बार की संसद को दे दी। अब कोई बात नहीं, ये सब चर्चाएं हो कहां रही थी। देखिए, जब संसद चलती है तो संसद के 3 सत्र होते हैं। 3 सत्र में एक होता है बजट सत्र, एक होता है मानसून सत्र और एक होता है विंटर सत्र। चूंकि इस बार चुनाव पूरे हुए मई में, मई के बाद जून में शपथ ग्रहण हुआ, सत्र चलना शुरू हुआ, तो ये जो बजट सत्र है ना, ये अब इस बार बजट, इस साल 2 बार बजट आया है। एक बार चुनाव से पहले आया, उसका नाम अंतरिम बजट था, और ये दूसरी बार वाला बजट है। अब इस बजट में निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रस्तुत किया, और बजट प्रस्तुत होने के बाद बजट पर बहस शुरू होती है, और उसी बहस के कार्यक्रम के दौरान इस तरह की चीजें निकलकर आना शुरू हुई। इसी बीच में बजट सत्र में चूंकि इस तरह के बयानबाजी चल रही थी, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते बहुत सारा धार्मिक ज्ञान दे रहे थे, इधर सत्ता पक्ष चुपचाप बेचारा इस गिल्ट में बैठा हुआ था कि यार हम तो हार, जीत करके भी हारे का ही दर्द भुगत रहे हैं कि हम जीतने के बावजूद भी हारा सा क्यों लग रहा है। खैर, इस बीच में कुछ सत्ता पक्ष के भी सांसद बाहर निकल कर आए और उन्होंने इस बात को मंच पर रखना शुरू किया। मंच पर रखते हुए एक माननीय सांसद हैं, राजस्थान के निवासी हैं घनश्याम तिवाड़ी जी, उनके द्वारा राज्यसभा में एक बयान दिया गया। के नेता महोदय हैं, उनका बहुत आदर करता हूं, वरिष्ठ भी है, मल्लिकार्जुन नाम है, श्री सेलम मल्लिकार्जुनम शिव जी का नाम है। शिव जी एकमात्र ऐसे देवता है जिनकी प्राण प्रतिष्ठा में पूरे परिवार की प्रतिष्ठा होती, और देवताओं की नहीं होती। अब यदि आपने ये लाइन सुन ली तो बढ़िया है, अदरवाइज मैं बोलकर सुना देता हूं। घनश्याम तिवाड़ी जी बोल रहे थे राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा के सांसद हैं आप। राज्यसभा में जगदीप धनखड़ जी उस समय चेयर की अध्यक्षता कर रहे थे, जो कि उपराष्ट्रपति हैं। अपने बयान में ये बोल रहे थे कि अपोजिशन में जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उनका नाम श्री शैलम मल्लिकार्जुन के नाम पर पड़ा है, जो भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का नाम है। मतलब एक बार इसका अर्थ समझ लेते हैं, और इसको देखने के लिए मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंग दिखाता हूं। ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन है। और भगवान शिव की बात करते हुए कहा कि भगवान शिव ऐसे भगवान हैं कि जब आप सीट पर बैठते हैं तो केवल अकेले नहीं, पूरे परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। आपने भी अगर देखा हो तो शिव पंचायत जो बैठती है उसमें भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश जी, कार्तिकेय और नंदी बाबा, इन सबको शिव परिवार को साथ ही बैठाकर पूजा जाता है। आपने अब ये जो शब्द बोला, इसमें तो आपको कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यहां तो भगवान का जिक्र हो रहा है, और तो और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नाम की भगवान से तुलना करके उनका तो सम्मान बढ़ाया जा रहा है। प्रथम दृश्यता तो यही लगता है, लेकिन जब आप इस पूरे इंटरव्यू को सुनेंगे तो घनश्याम तिवाड़ी जी ने जो भूमिका बनाना शुरू किया था, उसमें भूमिका इसी प्रकार से थी। क्या भूमिका थी? भूमिका यह थी कि सत्ता पक्ष के खिलाफ अपोजिशन इस तरह बोल रहा है जैसे अपोजिशन सरकार में है और सत्ता पक्ष विपक्ष में बैठा हुआ है। हम तो जीत करके भी हारे हुए हैं और वो हार करके भी जीते हुए हैं। वो लोग जो समाजवादी होने की बात करते हैं, कहानी यहां से ट्विस्ट पकड़ना शुरू की थी घनश्याम तिवाड़ी जी ने। इनका पूरा बयान है 10-15 मिनट का, चाहो तो निकाल कर देखिएगा। उसमें इन्होंने कहा कि घनश्याम तिवाड़ी जी ने कहा समाजवादी पार्टी जो कि समाजवाद की बात करती है, वो तो इतनी परिवारवादी है कि 5 सांसद तो अपने परिवार के लेकर बैठी हुई है, तो कहां की वो समाजवादी हुई। इस प्रकार से अपोजिशन में जो इंडी गठबंधन है उसके अंदर जितने भी लोग हैं वो परिवार से चलकर आते हैं। कोई ना कोई किसी ना किसी परिवार की वजह से संसद में पहुंचा हुआ है। चाहे फिर आप वो महाराष्ट्र को उठाकर देख लें, चाहे बिहार को उठाकर देख लें, चाहे उत्तर प्रदेश को उठाकर देख लें।
इस तरह की बात करते करते जब वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी पर आए तो कंटेक्स्ट असल में परिवार का था और बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जिक्र आ गया। अर्थात मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम बोलकर पूरे परिवार का जिक्र कर दिया गया। यह मीनिंग मल्लिकार्जुन जी ने निकाल लिया कि यह परिवार में मुझे भी और मेरे परिवार को भी ले आए। मल्लिकार्जुन जी ने इस बात पर अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि साहब, मैं वो व्यक्ति हूं जिसका कोई भी पॉलिटिकल ऊपर माँ बाप नहीं है, यानी कि पिताजी या माताजी कोई राजनीति से संबंधित नहीं थे। मैं अपने दम पर उठा हुआ नेता हूं और ऐसे में मुझको परिवारवादी बता देना यह गलत है। और परिवारवाद पर जो टिप्पणियां हो रही थी, मल्लिकार्जुन जी ने एक तरीके से खुद के ऊपर लेकर के इस बात को और तूल दे दिया। अर्थात घनश्याम तिवारी जी की कही हुई बात आगे चलकर उस तरफ निकल गई जो कि कभी संजय सिंह जी के द्वारा कही गई बात की तरफ इशारा कर रही थी। अब संजय सिंह जी की एक बात मैं आप लोगों को सुनाना इसलिए चाहता हूं क्योंकि आपको यह पता चले कि भारत के अंदर राजनीति में परिवारवाद कितना है। और ये जितनों के भी नाम गिला रहे हैं उनमें से अधिकांश लोग आज अपोजिशन में हैं। इन्होंने शुरुआत की थी जम्मू कश्मीर से, फिर हरियाणा से, फिर पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, हर राज्य में, महाराष्ट्र से इन्होंने परिवार के सदस्यों के नाम गिनाने शुरू किए थे। मैं एक बार के लिए वापस से सुना देता हूं। मुफ्ती मोहम्मद शहीद, महबूबा मुफ्ती, पंजाब के अंदर बादल परिवार, संजय सिंह वर्तमान में आम आदमी पार्टी से सांसद हैं। और जब ये कभी अपोजिशन में हुआ करते थे, किनके, इंडी गठबंधन के साथ जब नहीं हुआ करते थे, तब ये उनके खिलाफ पूरा खुलकर बोला करते थे कि कैसे अखिलेश यादव, मुलायम यादव, शिव प्रताप यादव, शिवपाल यादव, इन सब परिवार के लोगों का नाम, डिंपल यादव, ये सब एक ही परिवार से कैसे संसद के अंदर आ गए। तो ये पूरी तरह से कुल मिलाकर के ये दिखा रहे थे। अब कहने का मतलब ये, मैंने ये वीडियो केवल आपको इस कंटेक्स्ट में डाला है ताकि आपको ये पता चले कि भारत की राजनीति में ऐसा सत्ता पक्ष के साथ भी है। सत्ता पक्ष के अंदर वसुंधरा राजे हैं तो उनका बेटा भी सत्ता में है। इस प्रकार से दूसरी तरफ अगर राजनाथ सिंह जी सत्ता में हैं तो उनके बेटे भी राजनीति में सक्रिय हैं। अनुराग ठाकुर सक्रिय हैं तो उनके पिताजी भी कभी सक्रिय थे। कुछ कुछ ऐसे राजनेता बीच बीच में बीजेपी में भी उपलब्ध हैं जो कि इस प्रकार से परिवार की राजनीति के कारण आए हैं। जैसे चिराग पासवान है तो उनके फादर कभी राजनीति में थे जो कि इस समय केंद्र की सत्ता में है। कुल मिलाकर भारत की राजनीति में परिवार की बात हो रही थी। लेकिन परिवार के मोर्चे पर चूंकि अपोजिशन में समाजवादी पार्टी हुई, कांग्रेस हुई, ये बहुत बड़े पॉलिटिकल लीनिएज के साथ आई हुई हैं। नेहरू जी, फिर नेहरू जी से उनकी बिटिया इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी से उनके बेटे राजीव गांधी जी, राजीव गांधी जी से उनके बेटे फिर राहुल गांधी जी। ये जो क्रम बनकर आता है वो एक पूरे परिवार की तरफ इशारा करता है। ऐसे ही यादव परिवार के अंदर मुलायम सिंह यादव जी, फिर अखिलेश यादव जी, फिर उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव जी, ऐसे ही उनके मुलायम यादव जी के जो भाई हैं उनके भाई के बेटे हैं। इस प्रकार से पूरा परिवार राजनीति में सक्रिय है, वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं। ऐसे ही बिहार के अंदर राबड़ी देवी जी, लालू प्रसाद यादव जी, फिर उनकी जो संतानें हैं तेजस्वी जी और ये सब, ये परिवार राजनीति में सक्रिय है। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे जी बाला साहेब ठाकरे जी के पूरी पॉलिटिकल लीनिएज लेकर चल रहे हैं। फिर उनके बेटे चले आ रहे हैं। कहने का कुल मिलाकर मतलब यह है कि अपोजिशन जब शब्द यूज किया जाता है परिवारवाद तो थोड़ा चिढ़ता है। जिस प्रकार से धर्म के नाम पर सत्ता पक्ष चिढ़ता है, ऐसे ही परिवार का नाम ले लिया जाए तो सब विपक्ष चिढ़ता है। दोनों के अपने अपने कुछ दुखती हुई नसें हैं। दुखती हुई नसों में क्या है, इधर धर्म का नाम लोगे तो साफ सत्ता पक्ष चिढ़ जाएगा कि नहीं साहब धर्म के नाम पर हमें चिढ़ा रहे हो। उधर की तरफ आप परिवार का नाम लोगे तो विपक्ष चिढ़ जाएगा। अच्छा, घनश्याम तिवारी जी ने परिवार का नाम लिया। परिवार का नाम लिया तो प्रतिष्ठा की बात हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की प्रतिष्ठा की बात हुई। ऐसे ही एक नाम जो है वो जया बच्चन जी का भी हो गया। जया बच्चन जी जो हैं वो खामखा इस मामले के अंदर कूद पड़ी हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी सभी आप समझदार व्यूअर हैं, आप अपनी तरफ से बताइएगा। जगदीप धनखड़ साहब ने इन्हें किसी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन को पूछने के लिए इनका नाम लिया, जया अमिताभ बच्चन।
ये इनका वो नाम है जो कि संसद में भी लिखा हुआ है। अगर आप पार्लियामेंट की वेबसाइट पर जाकर के जया बच्चन खोजेंगे तो वहां लिखा आएगा बच्चन जया अमिताभ, यानी कि बच्चन पीछे सरनेम लग जाएगा, तो जया अमिताभ बच्चन ये इनका संसद में लिखा हुआ नाम है। तो जब इनको बोलने के लिए कहा जाता है, जब भी इनसे नाम लेकर के राजनेता के रूप में बुलाने की बात की जाती है तो मैडम बोलिए, तो बोलने के लिए जब इनको खड़ा किया जाएगा तो नाम लिया जाएगा। तो जया बच्चन की जगह जया अमिताभ बच्चन, जो ये बताता है कि आप अमिताभ बच्चन की वाइफ हैं। इस बात से इन्हें आपत्ति है। आपत्ति क्यों है? इन्हें भी आपत्ति है कि मुझको भी आप परिवारवाद में घसीट रहे हो। वास्तविकता में ये खामखा इस बात का बुरा मान रही हैं। क्यों? क्योंकि इनका नाम डॉक्यूमेंट्स में यही लिखा हुआ है, पार्लियामेंट की वेबसाइट पर यही नाम लिखा हुआ है। ऐसे में इनको बोलना कोई भी इस तरह की बात नहीं है। पर ये कह रही है कि सर आप मुझे जया बच्चन क्यों नहीं बोल रहे हैं? सुनिए। जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट। जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर। अब आप इस बात को सुनिएगा। सर मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। सर मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। मैं कलाकार हूँ। मैं कलाकार हूँ। बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ और एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है, सर मुझे माफ करिएगा, आप उस चेयर पर बैठे हो, हम कलीग हैं और मैं कलाकार हूं, मैं टोन और एक्सप्रेशन समझती हूं। इस पर जगदीप धनखड़ साहब भड़क जाते हैं और कहते हैं कि आप अपनी सीट पर बैठो। और अब मैं बताता हूं आपको, आप भले ही सेलिब्रिटी होंगी लेकिन जो यहां नाम लिखा हुआ है मैंने वो नाम बोला है, नंबर एक बात। और रही बात इसकी, आप कलाकार होंगी लेकिन मैं यहां पर बैठा हुआ हूं, मैं सबको देखता हूं, मैं डायरेक्टर की नजर से बैठा हुआ हूं। यानी धनखड़ साहब ने जया बच्चन जी को टेबल पर बैठ करके बढ़िया तरीके से, जैसे 1 to 1 जो बात होती है ना, उस तरीके से एक तरह से कहिए कि झड़की लगा दी, डांट दिया कि बैठ जाइए अब आप। अच्छा, अब यह मामला ज्यादा बड़ा मामला क्यों बन गया, अब उसको समझते हैं। जब तक बात होती है तो इफ यू आर द एक्टर देन आई एम द डायरेक्टर, ये साहब बात होती है धनखड़ साहब की। अब इन दोनों के बीच की कहानी को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। देखिए, जगदीप धनखड़ साहब जो हैं वो आते हैं बीजेपी से, मतलब जब उपराष्ट्रपति बने उससे पहले आप बीजेपी की तरफ से नेता थे। पहले वेस्ट बंगाल के अंदर गवर्नर थे और उसके बाद में इनको उपराष्ट्रपति के लिए लाया गया था। इसी बीच में जया बच्चन जी के बारे में थोड़ा सा और इतिहास में आपको बता दूं। जया बच्चन समाजवादी पार्टी से आती हैं, उत्तर प्रदेश कॉन्स्टिट्यूएंसी से आती हैं और राज्यसभा की सांसद हैं। जया बच्चन लगातार शायद 5वीं टर्म है इनकी जो राज्यसभा में ये सांसद बनकर बैठी हैं। इनके नाम के पीछे अमिताभ बच्चन लगाना, असल में जो महाराष्ट्र है वहां पर महिलाओं के नाम के साथ पति का नाम जोड़ा जाता है। यही कारण है कि इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें भी जया अमिताभ बच्चन मेंशन्ड है, जो पार्लियामेंट की, क्योंकि आपके सेशन में आने से पहले मैंने पार्लियामेंट की वेबसाइट चेक की थी। अच्छा, इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। चूंकि समाजवादी पार्टी अपोजिशन में है, समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप यह है कि उनके परिवार के 5 सदस्य सत्ता में हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के ऊपर भी परिवारवाद का आरोप है, इनके ऊपर भी आरोप परिवारवाद का ही है। अब वो कैसे कि आपको आपके कलाकारी की वजह से सत्ता में लाया, मतलब अपोजिशन में पार्टी ने दिया है, समाजवादी पार्टी ने आपको सीट दी है, या अमिताभ बच्चन जी की वजह से दी है। अब आप पूछेंगे ये क्या कहानी है। असल में कहानी कुछ इस प्रकार से है कि अमिताभ बच्चन जी खुद भी चुनाव लड़ चुके हैं। अमिताभ बच्चन जी भी 1980s में कांग्रेस के टिकट पर प्रयागराज से, जो कि आज प्रयागराज है, पहले इलाहाबाद हुआ करता था, वहां से चुनाव लड़ चुके हैं। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं। हालांकि 3 साल बाद ही उन्होंने सीट छोड़ दी थी, फिर वहां पर बाई इलेक्शन हुए थे कांग्रेस में। अच्छा, अमिताभ बच्चन जी को तो सब दुनिया जानती है, सदी का महानायक संबोधित किया जाता है। तो अमिताभ बच्चन जो हैं, उनको जब उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया, कहते हैं कि राजीव गांधी जी और अमिताभ बच्चन जी के बीच मित्रता होती थी। राजीव गांधी जी, जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई उसके बाद जब सत्ता में आने लगे, सरकार चुनाव के लिए लड़ने लगे, तो उन्होंने अमिताभ जी को बुलाया कि आप आइए और साथ में चलिए चुनाव लड़ते हैं। इस तरह से वो उन्हें साथ में लेकर आए थे। लेकिन फिर कुछ इस प्रकार के घोटाले और सत्ता के अंदर इस तरह की चर्चाएं होने लगी, तो अमिताभ बच्चन को लगने लगा कि भैया मेरा नाम खराब किया जा सकता है राजनीति में आने से, मेरा अपना ही काम बढ़िया है, मैं उसी को करके खुश रह लूंगा। लेकिन अमिताभ बच्चन के दिन उन दिनों ठीक नहीं चल रहे थे। जैसा कहते हैं कि उनकी जो कंपनी थी ABCL लिमिटेड, उस कंपनी के अंदर बड़ा घाटा होना शुरू हुआ। इधर तो उन्होंने राजनीति छोड़ दी, इधर कंपनी में घाटा होना शुरू हुआ। उनके बचपन के मित्र हुआ करते थे अमर सिंह।
अमर सिंह समाजवादी पार्टी के नेता हुआ करते थे। अमर सिंह समाजवादी पार्टी के अंदर सक्रिय नेता थे और वो अमिताभ बच्चन की उन दिनों जब उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी उस समय पर मदद किए थे अमिताभ बच्चन की, जिस ग्रेटिट्यूड में अमिताभ बच्चन अमर सिंह के प्रति मन में भाव पैदा कर लिए कि यार आप मेरे मदद आए थे बुरे समय में। ऐसे में अमर सिंह जी और मुलायम सिंह जी, क्योंकि एक ही पार्टी के हैं, मुलायम सिंह जी समाजवादी पार्टी सुप्रीमो, उन्होंने अमर सिंह जी से कहकर कहा कि भाई अमिताभ बच्चन जी को पार्टी में लेकर आना है। इधर अमिताभ बच्चन ये कसम खा चुके थे कि भाई मैं राजनीति में वापस नहीं आऊंगा। तो बचा हुआ विकल्प क्या था? बचा हुआ विकल्प था अपनी वाइफ को राजनीति में भेजना। तो उन्होंने जया बच्चन जी को उसी समय राजनीति में भेज दिया और राज्यसभा के अंदर इनका वहां से नॉमिनेशन हो गया। इस बहाने अमिताभ बच्चन समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े दिखाई देने लगे। हालांकि अमिताभ बच्चन को शुरुआत में मुलायम सिंह जी के द्वारा कई जगह विज्ञापनों में भी उपयोग में किया गया, कई जगह चुनाव प्रचार में भी वाइफ के साथ साथ इनको कि आइए साहब चुनाव प्रचार करिए हमारा। हालांकि अमिताभ बच्चन खुद अपने आप को किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ संबंधित नहीं रखना चाहते थे। यही कारण है कि वो गुजरात के चुनाव, गुजरात का जो मोदी सरकार के द्वारा कैंपेन चलाया गया था, कुछ दिन तो बिताओ गुजरात में, वहां पर पहुंच गए कि लाइए कम से कम लोगों को यह लगने लगेगा कि मैं किसी अन्य पार्टी से हूं, यानी कि पार्टी में मेरा कोई रुचि नहीं है, मैं पॉलिटिकल पार्टी की राजनीति से परे हूं। ऐसे में आपने देखा होगा तो गुजरात का जब बीजेपी गवर्नमेंट गुजरात में होती थी तो अमिताभ बच्चन उसके प्रचार प्रसार के लिए गुजरात गए हुए थे और काफी सारे एड शूट भी किए थे। इसका मतलब यह हुआ कि अमिताभ बच्चन के कारण समाजवादी पार्टी ने जया बच्चन को मौका दिया। यही परिवारवाद की कहानी यहां पर निकलकर चल रही थी। जिस प्रकार से घनश्याम तिवारी जी मल्लिकार्जुन जी को पकड़ रहे थे परिवार प्रतिष्ठा के लिए, जया बच्चन जी को पकड़ा जा रहा था अमिताभ बच्चन के कारण आप आई हैं तो नाम है जया अमिताभ बच्चन। अब चाहे जगदीप साहब ने तो इसलिए कहा हो कि उनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नाम यही है, लेकिन इन्होंने वही समझा जो इनके दिमाग में था कि मेरे पति के कारण मुझे नाम दिया जा रहा है। वास्तविकता भी यह है कि इन्हें संभवतया इनकी वजह से पता नहीं कुछ मिलता या नहीं मिलता, लेकिन अमिताभ बच्चन जो हैं उनकी जो सोशल इमेज है वो हमेशा जब इनकी चर्चा होती है तो नाम उनका पीछे जुड़ा हुआ जरूर आता है। इस बात पर लेकिन ये ऑफेंसिव फील कर रही हैं कि परिवारवाद के नाम पर उनका नाम क्यों घसीटा जा रहा है। तो संभवतया आपको परिवारवाद की कहानी समझ में आई हो। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी, श्रीमती अमिताभ जया बच्चन जी। जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये 29 जुलाई 2024 का भी यह वाकया है, जिस समय इन्हें बोलने के लिए संसद में जो अध्यक्ष के पद पर बैठे हुए माननीय सांसद हैं उन्होंने कहा जया अमिताभ बच्चन जी, उस समय पर भी इन्होंने अपनी तरफ से रिएक्शन दिया और उस रिएक्शन में इनकी प्रतिक्रिया इस तरह की थी कि जैसे इनको इस बात से आपत्ति है कि इनके पति के कारण इनको क्यों पहचाना जा रहा है। फिर से सुनिए। धन्यवाद। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने यहाँ रिपीट पूरा किया। नाम लिखा था इसलिए ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी। महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उपलब्धि नहीं है, उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। अस्तित्व नहीं। धन्यवाद। तो एक प्रकार से मैडम का जो गुस्सा है ना, जो देख करके पर्सनली फील होता है वो इस तरह का है। मैडम इस बात से बहुत ज्यादा आहत है कि इन्हें इनके पति के नाम से जाना जा रहा है। इन्हें यह बुरा लग रहा है कि इनकी कोई उपलब्धि नहीं काउंट कर रहा है। इनकी उपलब्धियों में ये भी एक सफल अदाकारा रही हैं, इनको केवल जया बच्चन कह के क्यों नहीं पुकारा जा रहा है। और वो बेचारे माननीय स्पीकर के पद पर बैठे हुए, जो सीट पर बैठे हुए माननीय सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि मैडम यहां नाम लिखा हुआ है, मैं तो वो बोल रहा हूं, आपत्ति है तो नाम बदलवा लीजिए। भाई आपको जो नाम लिखा गया है उससे बोला जा रहा है और मैडम इस बात से ऑफेंस बोले ये कुछ नया चला है, महिलाओं को पति के नाम से, ये जो सूडो फेमिनिज्म, मतलब अब सोचिए कि डॉक्यूमेंट कह रहा है आपके बारे में कि आपके पति का नाम मेंशन है। भाई वो तो आदमी बेचारा उस डॉक्यूमेंट में लिखी हुई चीजों को बोल रहा है ना, लेकिन मैडम क्या कर रही हैं कि नहीं मुझको मेरे पति के नाम से क्यों जान रहे हो। अरे आप लिख दो कि मेरे को पति से कोई संबंध नहीं है यार, खत्म करो कहानी। क्यों लेकर के चल रही हो कि जहां आपको दिखाई देना हो मैडम पति के साथ तो वहां दिखाई दे जाए। तो इस तरह का इनका जो बात था वो निकलकर यहां आया। खैर अब ये चीज चूंकि राजनीति में परिवारवाद की तरफ जा रही थी तो ऐसे में जगदीप धनखड़ जी को घेरना शुरू हुआ। हालांकि जगदीप धनखड़ जी
इस बारे में बहुत अच्छे से आश्वस्त हैं कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी के खिलाफ कुछ भी घनश्याम तिवाड़ी जी से नहीं सुना और उन्होंने जया बच्चन जी के खिलाफ भी कुछ नहीं बोला। लेकिन हां, चूंकि राजनीति में जब परिवार की बात आए तो अखिलेश यादव जी, डिंपल यादव जी, आदित्य, धर्मेंद्र, अक्षय यादव जी, ऐसे ही गौड़ास की फैमिलीज देखें, ऐसे ही एनटीआर की लीगेसी देखें, ऐसे ही गांधी परिवार की लीगेसी देखें, और तो और जिस आम आदमी पार्टी में संजय सिंह जो इस समय है, जो इंडिया अलायंस में है, उनकी वाइफ भी केजरीवाल जी के जेल जाने पर केजरीवाल जी के कुर्सी पर बैठी हुई देखी गई थी और उन्होंने भी जनता को इस तरह संबोधित किया था। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाराज होना इस बात पर और साथ में यह कहना कि मैं तो बिल्कुल जीना नहीं चाहता, संभवतया वो इस बात को समझने में कहीं दिक्कत कर गए होंगे, ऐसा खड़गे साहब के बारे में जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि घनश्याम तिवाड़ी जी ऐसा कुछ कहना नहीं चाह रहे थे। इस बात के लिए इन दोनों को बुला करके धनखड़ साहब ने अपने कमरे में बुलाया और दोनों लोगों को बुलाकर समझाया कि साहब, घनश्याम तिवाड़ी जी आपके बारे में कुछ अच्छा ही कह रहे थे, आप इस बात से इतना क्यों बुरा मान गए। खैर, यह बात तो अल्टीमेटली कहीं और जानी थी, राजनीति की बात थी। राजनीति की बात में सदन के अंदर खूब चर्चा हुई। धनखड़ साहब ने सबको बैठाकर तसल्ली से समझाया कि देखो, किसी का भी कोई मान आहत नहीं किया गया है, फिर भी कोई बुरा मान गया है तो फिर अब उसका तो क्या ही कर सकते हैं। खैर, सब हो गया ये, चलो ठीक है साहब। अच्छा, यहां तक सब समझ में आ गया। ये साहब इनके पति पत्नी का पिक्चर देख लीजिए, ये सारा इतिहास मैंने निकाल कर दे दिया है आपको, पॉलिटिकल कैरियर अमर सिंह के साथ में, ये सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है साहब, अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की कि मैडम जो है, मैडम बात बता रही हैं, कहा जाता है चेयर से, जो कहा जाता है चेयर से वो कहा जाता है वो अलाउड है। इनके साथ में सोनिया गांधी जी भी खड़ी हुई, एमपी की तरह है, चेयर से बाहर हैं तो वो एक आम एमपी की तरह हैं। यहां मैडम जो है ना, थोड़ा सा अपना पॉलिटिकल नॉलेज भी शो कर गई, जो संभवतया गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति एमपी नहीं होता। मैडम भूल गई कि उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है, वहां जब वो बैठा है तब वो स्पीकर है। संभवतया ये जो समानता देखने में लग गई वो स्पीकर की समानता ऑफ लोकसभा वाली थी। लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो एक एमपी चुनकर आता है और एमपी बनता है स्पीकर। मैडम भूल ये गई कि जो जगदीप धनखड़ साहब हैं वो एमपी होने के कारण राज्यसभा के अंदर स्पीकर नहीं बने हैं। इकलौता एक ऐसा स्पीकर का पद है, वो चेयरमैन का पद है, जो एमपी होने के कारण नहीं बना है। मैडम की जो नॉलेज है ना, इसको आप यहां से समझिए और इससे आपको अंदाजा लगेगा कि विपक्ष इस समय कितना ज्यादा मुद्दा विहीन होकर के राजनीति कर रहा है। आप विचार कीजिए कि इनके साथ में इतनी सीनियर लीडर मैडम खड़ी हैं, वो इनकी बात को बैकिंग कैसे दे सकती हैं। सोचकर देखिए क्या बोल रही हैं। जो कहा जाता है चेयर से वो ठीक है, वो अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर है, अगर वो आम एमपी की तरह है, अगर वो चेयर से बाहर है तो वो आम एमपी के समान है, वो हमारे अन्नदाता नहीं है। I objected to the term। मतलब पहले तो ये मैडम उनको बोलती हैं कि सर आप कलीग हैं हमारे, नहीं कलीग नहीं हैं, वो चेयरमैन हैं, वो उपराष्ट्रपति हैं, वो आपके साथ बैठे हुए। टीचर और स्टूडेंट कलीग नहीं हो सकते, टीचर्स सारे कलीग्स हो सकते हैं, है ना। खैर चलिए, एक तरफ से मैडम की इस बारे में भी थोड़ी समझ को विकसित मान लेते हैं क्योंकि मैडम सेलिब्रिटी हैं। ऐसे में मैडम का यह कहना कि अगर वो चेयर पर नहीं है तो वह एमपी ही है, नहीं मैडम, राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, वो कभी भी सांसद नहीं होता है, वो सांसद बनता ही नहीं है, उसको निर्वाचित करने की प्रक्रिया मैडम को नहीं पता है संभवतया। इस कारण से मैडम इस तरह के बेतुके बयान दे रही हैं। खैर कोई बात नहीं, मैडम ने लेकिन जिस बात पर आपत्ति जताई वो ये है कि मेरा नाम के साथ साथ पति का नाम भी जोड़ दिया जा रहा है। ऐसे में मैं इसका विरोध करती हूं। चूंकि अपोजिशन इनके साथ क्यों खड़ा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस वो सब परिवार के नाम पर ही तो सब चिढ़ रहे हैं। जैसे सत्ता पक्ष भगवान के नाम पर चिढ़ा पड़ा है कि साहब उन्होंने अभय मुद्रा क्यों दिखा दी, भगवान शिव की प्रतिमा अंदर लेकर क्यों आ गए, ऐसे ये इस बात पर कि परिवार पर उंगली क्यों लगा दी। खैर सबकी अपने अपने दुखती हुई नसें हैं, उनको किसी ना किसी प्रकार से आहत किया जाता है। खैर इस बीच में अब अपना सवाल तो यही निकल कर आता है कि अगर ऐसा होता है तो क्या उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। मतलब 100 की सीधी बात तो इतनी है। तो साहब देखिए, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया हमारे संविधान में मेंशन्ड है। उसकी प्रक्रिया जो मेंशन्ड है वो आर्टिकल 67 में लिखी है। क्या लिखी हुई है? ए वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय ए रेजोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी राज्यसभा के द्वारा एक प्रस्ताव पास करके हटाया जा सकता है बाय ए मेजॉरिटी ऑफ ऑल दी देन मेंबर ऑफ काउंसिल, यानी कि काउंसिल के अंदर जितने सदस्य हैं
ऑल दी दान मेंबर का मतलब हुआ कि आज 245 सांसदों की हमारी वो है राज्यसभा है। वर्तमान में वहां 225 सांसद ही हैं, बाकी सीटें खाली हैं। तो 225 सांसदों की जो मेजॉरिटी होगी, यानी कि 113 जिसके समर्थन में सीटें आ गई, 113 जो मेजॉरिटी हो गई आउट ऑफ 225, इसके ऊपर नापा जाएगा, ना कि 245 की मेजॉरिटी से नापा जाएगा। उम्मीद है कि आप इस बात को अब समझ रहे हो, ठीक है। अच्छा, एंड एग्रीड टू बी बाय द हाउस ऑफ पीपल, यानी मेजॉरिटी तो किसकी हो, राज्यसभा की, और दूसरा हाउस ऑफ पीपल जो है ना, यानी जो लोकसभा है, उस लोकसभा के द्वारा भी इसकी परमिशन होना जरूरी है। परमिशन होगी तब जाकर के कोई व्यक्ति पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा में वर्तमान में एनडीए बहुमत में है, तो एनडीए के बहुमत में उपराष्ट्रपति को हटाने की परमिशन मिल ही नहीं सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि नंबर गणित में अगर वो कम होते तो सत्ता में ही नहीं होते। तो जब वो संख्या में अधिक हैं तो वो कैसे किसी को हटने देंगे, क्योंकि उन्हीं का ही तो उम्मीदवार जगदीप धनखड़ जी हैं। अच्छा, बट नो रेजोल्यूशन, अब यहां पर देखना जरूरी है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज शैल बी मूव्ड अनलेस एटलीस्ट 14 days नोटिस हैज बीन गिवन ऑन द इंटेंशन टू मूव द रिजोल्यूशन। मतलब यह है, अगर ऐसा करना भी है तो इसके लिए 14 दिन पहले आपको नोटिस देना होगा। यानी उपराष्ट्रपति को आज तक कभी हटाया नहीं गया है। वेंकैया नायडू जी के समय पर भी अपोजिशन ने उन्हें हटाने का प्रयास किया था, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव डायरेक्ट ले आए थे बिना नोटिस दिए, तो वो कट गया था। ऐसे में ही अभी फिलहाल के लिए इन्हें हटाने का प्रयास हो रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है कि इन्हें पहले 14 दिन का नोटिस दिया जाए, चूंकि आज तक कोई भी उपराष्ट्रपति हटाया नहीं गया है। ऐसे में इस बात की संभावना अगेन बड़ी कम है कि इन्हें हटाया जाएगा। बट फिर से बड़ा सवाल यह है कि नोटिस कैसे दिया जाता है, नोटिस की प्रक्रिया क्या होती है और उस समय होता क्या है। तो देखिए, नोटिस की प्रक्रिया यह होती है कि जब उपराष्ट्रपति को हटाने का नोटिस दिया जाता है, ऐसे में 14 दिन तक उपराष्ट्रपति चेयरमैन पर रहकर, यानी अपनी सीट पर रहकर कोई कार्य नहीं करते। मतलब उस दौरान जब इनको नोटिस मिलेगा, उस समय वो अध्यक्षता नहीं करेंगे, कोई अन्य व्यक्ति वहां की अध्यक्षता करेगा। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, ऐसे में अगर वोट हो और चूंकि 225 सीटें ही हैं, मान लो 113 का गणित बराबर, मतलब इक्वल टाई फंस जाए, 112 का टाई फंस जाए, एक सांसद को भगवान ना करे कुछ और हो जाए, अगर ऐसा हो तो भी जो उस समय का लास्ट डिसाइडिंग वोट है वो चेयरमैन के द्वारा नहीं डाला जा सकता। यहीं पर जया बच्चन जी गलत थी, जो कह रही थी कि चेयरमैन भी एक सांसद होता है। नहीं, लेकिन लोकसभा का जो स्पीकर है वो जब वोट टाई हो जाता है तब वोट डाल सकता है ना। तो ये बहुत बेसिक सा अंतर है जो समझना आवश्यक है। बट पॉइंट क्या है, यहां पर मैडम, मतलब यहां पर इनको हटाने के लिए यहां का बहुमत जरूरी है, फिर यहां से पास होने के बाद लोकसभा से पास होना जरूरी है, तब जाकर के इन्हें हटाया जा सकता है। अब देखना होगा कि इनको हटाया जा सकता है अथवा नहीं। तो प्रक्रिया क्या है, पहले 14 दिन पहले का नोटिस देना, फिर उस समय वो अध्यक्षता नहीं करेंगे, वोटों की समानता होगी तो भी वो वोटिंग नहीं करेंगे, और बहुमत से प्रस्ताव पास का होना जरूरी है आर्टिकल 67 के क्लॉज बी के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। इसके लिए इनको हटाने के लिए प्रक्रिया जो है वो मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है। अब चूंकि इस समय सत्ता में, मतलब सदन जो है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। बजट सत्र में होता है ना, बजट का जब डिस्कशन हो रहा होता है तो बजट के डिस्कशन के बाद में अब डिस्कशन का 1 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड है। इस समय बजट जो है वो कई, मतलब उनके पास गया हुआ है, एक तरह से संगठनों के पास गया हुआ है या फिर कहिए कमेटीज के पास गया हुआ है, और इस दौरान में अब जब दोबारा रिज्यूम होगा सेशन, उस समय पर इसको फाइनली अलाउ कर दिया जाएगा कि हां सब कुछ कबूल टाइप से हो गया है। तो अभी साइन डाई की स्थिति में चल रहा है। तो अब बड़ा सवाल यह है नोटिस कब दिया जाए, क्योंकि सदन तो अब अनिश्चित काल के लिए बंद हो गया। तो इस बारे में भी कई विधिवेत्ताओं का कहना है कि ऐसा आज तक चूंकि हुआ नहीं तो किसी को पता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा प्रावधान हो कि उपराष्ट्रपति को हटाने का 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है, तो सदन अगर ना भी चल रहा हो नोटिस तब भी दिया जा सकता है। और सदन जब नोटिस दे सकती है तो ऐसे में जब वापस से रिज्यूम होगा या तो उस समय या फिर बीच में सदन को बुलाकर वोटिंग कराई जा सकती है। जहां तक बात हो नंबर गणित की, तो ये जो 245 सीटें फिलहाल उपस्थित हैं, इनमें से एनडीए 110 लेकर बैठा है। एनडीए को अपने पक्ष में केवल 4 सीटें और लेकर आनी हैं, क्योंकि 225 सांसद ही वर्तमान में प्रेजेंट हैं। तो ऐसे में 113 ही पकड़ लो, 3 सीटें एनडीए को और चाहिए।
3 सीटों में अभी के लिए अगर हम देखें तो जो अपोजिशन है ना उसके पास में केवल 87 सीटें हैं, जो कि संगठित रूप से इंडिया अलायंस बना हुआ है, इसके पास में 87 सीटें ही हैं। अगर इंडिया अलायंस अपोजिशन को की तरफ से इनको हटाने का प्रस्ताव लाता भी है तो ये नहीं हटा पाएगा। लेकिन अगर ये इन सबको अपने साथ में ले ले, यानी कि एक प्रकार से 87 प्लस 28 इन दोनों को साथ में लेकर के आ जाए, तो संभव है कि यहां 110 और यहां से निकलकर 28 और प्लस ये, तो 125 सीटें लेकर के ये 135 सीटें लेकर के ये इनको हरा दे। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि इधर अगर आप इस नंबर पर फोकस करें 115 इन दोनों को मिला दो, कितना होगा? 8 और 2 10, 7 दूनी 14 15, 115 माफी चाह रहा हूं, 115 सीटें, ठीक है ना? हाँ, 115 लेकर के इनको इस राज्यसभा में हरा दे। लेकिन यहां देखने वाली बात यह है कि ये वो लोग हैं जो कि अपनी शर्तों पर सरकार का या विपक्ष का साथ देते हैं। इनमें से जो बीजू जनता दल है, बीजेडी उड़ीसा वाली, वो कईयों बार एनडीए का साथ राज्यसभा में दे चुकी है। ऐसे ही जो वाईएसआर कांग्रेस है, ये कई बार मतलब सत्ता पक्ष का साथ दे चुकी है। ऐसे ही एआईडीएमके है, ये कई बार एनडीए का साथ दे चुकी है बहुत सारे बिलों के ऊपर। ऐसे ही जो मनसे है वो या बीएसपी है, ये सब की सब सत्ता पक्ष का साथ देते रहे हैं। यानी जब वोटों की गिनती की बात आती है तो ये लोग मिलकर के इधर की तरफ खिसक जाते हैं, इसलिए इन्हें प्रॉपर अपोजिशन में काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो राज्यसभा का गणित भी जगदीप धनखड़ साहब को हटाने वाला नहीं है, लोकसभा का भी नहीं है, तो फिर हटाने की बातें क्यों हो रही हैं? इसके पीछे कहा जाता है कि एक मोरल प्रेशर क्रिएट करना, ताकि उनको यह पता रहे कि हमसे ये सत्ता पक्ष, हमसे ये अपोजिशन खुश नहीं है। तो अपोजिशन चाहता क्या है? अपोजिशन चाहता है कि उन्हें भी प्रॉपर बोलने का समय दिया जाए, उनके भी माइक जब चल रहे हों तो बीच में बंद ना किए जाएं, उनको भी विशेष रूप से जो लीडर ऑफ अपोजिशन है मल्लिकार्जुन खड़गे जी राज्यसभा में, उनका माइक तो पूरे टाइम ऑन रहना चाहिए, ताकि जब वो बोले तो उनकी बात को रखा जाए। और जगदीप धनखड़ जी एक पार्टी कार्यकर्ता की तरह बिहेव ना करें, वो उपराष्ट्रपति की तरह बिहेव करें। इन मुद्दों के ऊपर यहां पर सारी बहस हो रही है। खैर, फिलहाल के लिए आप सभी समझदार हैं, सारा विषय वस्तु आपको समझ में आ गया है, केवल अटेंशन की बात हो रही है। जया बच्चन जी का जो मामला है वो मेरी समझ से तो ऊपर है, आपको समझ में आ जाए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैडम को किस बात से दिक्कत हो रही है। मैंने आपको सारी बातें समझा दी हैं। ठीक है साहब, क्लियर हो गया? हाँ, बाकी इंडियन पॉलिटी के अंदर ये सारी बातें मैंने बेहतरीन तरीके से समझाई हुई हैं। बाकी आपको इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री चारों सब्जेक्ट रिकॉर्डेड बैच में अपनी पाठशाला पर उपलब्ध हैं, आप जाकर उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। और अपनी पाठशाला.com जो हमारी वेबसाइट है, उस पर भी आप लोगों को हमारी टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छे से उपलब्ध हैं। मेरे हैंड रिटन नोट्स लगभग 3000 पेजेस में हैं, उन्हें आप घर बैठे मंगा सकते हैं बहुत ही नॉमिनल कीमत पर, जिसमें आपको कंप्लीट फाउंडेशन प्रदान होता है। ठीक है, कोई क्वेरी और कुछ हो तो जरूर बताएं।